जय हिंद दोस्तों। वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए दोस्तों अर्थव्यवस्था। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था इस ये आज थ्योरी क्लास है दोस्तों। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुँचे दोस्तों। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दिए हैं, टेलीग्राम में जाकर जो पीडीएफ वहां से ले सकते हैं दोस्तों। आइए भारतीय अर्थव्यवस्था पार्ट वन है आज दोस्तों। पार्ट वन देख लेते हैं, इसे दोस्तों जूम कर लेते हैं ताकि अच्छा से दिखे। कहता है दोस्तों, मानव मानव की आर्थिक क्रियाकलापों के अध्ययन अध्ययन के अर्थशास्त्र कहते हैं। मूलतः किसी क्षेत्र अथवा देश को जब उसकी समस्त आर्थिक आर्थिक गतिविधियों क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उस क्षेत्र अथवा देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय आय के आधार पर विश्व वैश्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल आय के आधार पर विश्व बैंक के विश्व की आर्थिक व्यवस्थाओं को निम्नलिखित चार वर्गों में बांटा है। तो दोस्तों चार वर्गों में कौन कौन बांटा है वो देख लेते हैं। पहला है दोस्तों निम्न आय वर्ग देश। ये डॉलर दोस्तों डॉलर में है 1036 या उससे कम। निम्न मध्य आय वर्ग देश दोस्तों उसमें डॉलर 1036 से या डॉलर 4045 तक दोस्तों। उच्च मध्य आय वर्ग देश है दोस्तों, उसमें डॉलर 446 से डॉलर 12,535 तक दोस्तों। उच्च आय वर्ग देश दोस्तों जो डॉलर 12,526 या उससे अधिक है दोस्तों। कहता है दोस्तों कि भारत और उसके पड़ोसी एवं ब्रिक्स देश, श्रीलंका दोस्तों कितना है तो 4020 डॉलर, बांग्लादेश दोस्तों 1750 डॉलर, और भूटान दोस्तों 3080 डॉलर, और पाकिस्तान दोस्तों 1580 डॉलर, और भारत दोस्तों 20 20 डॉलर है। निम्न माध्य आय वर्ग के हैं इन सभी। तथा अफगानिस्तान अफगानिस्तान दोस्तों 555 550 डॉलर के। निम्न आय वर्ग एवं दक्षिण एशिया का एकमात्र देश मालदीव जो डॉलर 9310 उच्च मध्य आय वर्ग में है। ब्रिक्स ब्रिक्स देशों में से मध्य आय वर्ग के केवल भारत ही एकमात्र देश है। ब्रिक्स के अन्य देश ब्राजील जो डॉलर 9140, रूस जो है डॉलर 230, चीन जो है दोस्तों 9470 एवं दक्षिण अफ्रीका दोस्तों 5720 उच्च मध्य आय वर्ग में है दोस्तों। अर्थव्यवस्था के प्रकार दोस्तों, अर्थव्यवस्था के प्रकार है। पहला है बंद अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में कोई देश इतना सक्षम होता है कि उसे किसी भी प्रकार के आयात और निर्यात की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात आयात और निर्यात नहीं होता है दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था में। खुली अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में आयात एवं निर्यात सूची सूची सॉरी खुली अर्थव्यवस्था में दोस्तों इस अर्थव्यवस्था में आयात एवं निर्यात समुचित रूप से किया जाता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार 1990 में समाजवादी अर्थव्यवस्था के पतन के बाद खुली अर्थव्यवस्था ही एकमात्र बेहतर विकल्प है, जिसमें एक और पिछड़े देश को तकनीकी ज्ञान एवं सहायता प्राप्त होती है तो वही दूसरी ओर उपभोक्ता को बेहतर विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। तीसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कहता है
इसमें सरकार की कोई भी आर्थिक भूमिका नहीं होती है। क्या और कितना उत्पादन करना है तथा उसे किस कीमत पर बेचना है, बाजार तय करता है। 1776 में प्रभावित एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्स ऑफ नेशनल नेशन को ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। चौथा है दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक संसाधनों, मूल्य निर्धारण, मांग एवं पूर्ति पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। साथ ही निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में बंद रहती है। सार्वजनिक क्षेत्र सरकार का प्रभुत्व होने के साथ साथ भूमिका नियामक, उत्पादककर्ता एवं आपूर्तिकर्ता आदि के रूप में सरकार मौजूद रहती है। चौथा पश्चिमा दोस्तों साम्यवादी अर्थव्यवस्था। कहता ऐसी अर्थव्यवस्था ने निजी क्षेत्र की भूमिका पूरी तरह से अर्थव्यवस्था से समाप्त कर दी जाती है एवं बाजार तथा संसाधनों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है। ऐसी अर्थव्यवस्था बिना लाभ के कल्याणकारी सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है दोस्तों। मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोस्तों इस प्रकार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः विकासशील एवं अल्प विकसित देशों में देखने को मिलती है। इसमें समाजवादी एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मिश्रण होता है, अर्थात आर्थिक संसाधनों एवं आर्थिक क्रियाकलापों पर बाजार के साथ साथ सरकार का भी नियंत्रण होता है। वर्तमान में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही लागू है दोस्तों। आइए चौथा है सतमा है दोस्तों गांधीवादी अर्थव्यवस्था। इस संकल्पना में वर्ग का कोई स्थान नहीं है, अर्थात ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करता। गांधीवादी अर्थव्यवस्था सामाजिक न्याय और समता के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। कहता अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 भागों में बांटा गया जिन्हें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों देखते हैं कौन 3 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों पहला है प्राथमिक क्षेत्र और दूसरा दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा दोस्तों तृतीयक क्षेत्र। कहता है प्राथमिक क्षेत्र में इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के तौर पर तैयार किया जाता है। और दोस्तों द्वितीय क्षेत्र में इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल का उपयोग करके द्वितीयक वस्तु या पक्के माल तैयार किया जाता है दोस्तों। और तृतीय क्षेत्र में कहता है इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है, अतः इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जो कहता है इसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादन होता है एवं ऐसी वस्तुओं को प्राथमिक वस्तुएं कहते हैं। और दोस्तों कहता है वस्तुतः द्वितीय क्षेत्र में वस्तुतः इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है जिसके कारण इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र में कहता है इसे बंद कमरे की गतिविधियों के रूप में भी जाना जाता है जिससे संचार, बीमा, चिकित्सा, पर्यटन, परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग आदि सेवा शामिल है। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र कहता है इन क्षेत्रों का संबंध मूल, जल, खनिज, कृषि, खनन आदि प्राकृतिक संसाधनों से है। द्वितीय क्षेत्र में दोस्तों कहता है वाहन, इलेक्ट्रॉनिक, लोहा इस्पात, उद्योग, रेडमियम, कपड़ा आदि द्वितीयक वस्तु है दोस्तों। तृतीयक में दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है जो कि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 56% है दोस्तों। प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों कहता है इसमें संगलन श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र में कहता है इसमें संगलन श्रमिकों के हाइड कॉलर जॉब तथा उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्यक्ष रूप से संगलन श्रमिकों को ब्लू कलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था में समाजवादी एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण भी विद्यमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक श्रम
अधिक वाली अर्थव्यवस्था है। प्रोफेसर लॉन्च के अनुसार समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। कहता है केन्स के सुझावानुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। आर्थिक समृद्धि इसके अंतर्गत एक दी हुई समाज समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय है दोस्तों, आर्थिक समृद्धि। आगे देखते हैं दोस्तों। कहता जब जब यदि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो यह कहा जाता है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है जिससे परिणामतः परिवर्तन होते हैं। आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड किसी देश के लिए प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है दोस्तों। आगे देखते हैं आर्थिक विकास। तथा आर्थिक विकास मूलतः मानव विकास से संबंधित है जो सामाजिक, संस्कृति, आर्थिक गुणात्मक एवं परिणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। कहता किसी देश का आर्थिक विकास वहां उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण तथा बाजार के आकार पर निर्भर होता है। कहता नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने अधिकारिता एवं क्षमता के विस्तार के रूप में आर्थिक विकास को परिभाषित किया है। कहता महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी को विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है, चाहे वह किसी भी प्रकार की गरीबी हो दोस्तों। आइए राष्ट्रीय आय के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय आय कहता एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना आकलन एवं प्रकाशन सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना मई 1951 में की गई थी दोस्तों। कहता है साइमन कजुनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहता राष्ट्रीय आय भारत तथा प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम वर्ष 1867 से 68 में दादा भाई नौरोजी ने किया, जिसे उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया गया। कहता दोस्तों दादा भाई नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। एफ सिराज ने वर्ष 1911 में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपये बताया और राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीवी महालनोबिस की अध्यक्षता में वर्ष 1949 में किया गया। तथा डॉक्टर आर गडलिग तथा BKRB राव इस समिति के सदस्य थे दोस्तों। तथा भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े के वित्तीय 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होता है। कहता राष्ट्रीय आय की लागत। कहता राष्ट्रीय आय अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल उत्पत्ति, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के गणना साधन कारक लागत फैक्टर कॉस्ट FC जिसे तथा बाजार लागत मार्केट प्राइस MP कहते पर की जाती है दोस्तों। साधन लागत कहता फैक्टर कॉस्ट। कहता किसी उत्पाद के उत्पादन में उत्पादकर्ता को कारक के लिए जितना भुगतान करना पड़ता है उससे कारक लागत कहते हैं। यह मूलतः निवेश की गई लागत होती है जिसे उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगता है, जैसे पूंजी की लागत, कच्चा माल, श्रम, बिजली, किराया, ऋणों पर ब्याज आदि। आगे देखते हैं दोस्तों बाजार लागत। कहता है बाजार लागत मार्केट प्राइस। बाजार लागत वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु एवं सेवा को खरीदते समय किसी विक्रेता को सदा अदा किया जाता है, अर्थात जब साधन लागत पर अप्रत्यक्ष कर
केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीएसटी आदि जोड़ते हैं तो बाजार लागत प्राप्त होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस। कहता है चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहते हैं। जब मौद्रिक आय को प्रचलित बाजार मूल्यों पर मापा जाता है तो उसे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं दोस्तों। अस्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, कहता नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। कहता अस्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के सामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उच्च मौद्रिक मूल्य से है, जिसे किसी आधार वर्ष के मूल्यों पर मापा जाता है, उसे वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। व्यक्तित्व व्यक्तित्व आय, पर्सनल लोन। कहता है किसी देश में नागरिकों को प्राप्त होने वाली आय व्यक्तित्व आय या व्यक्तिगत आय कहलाती है। व्यक्तिगत आय राष्ट्रीय आय माइनस निगमों का अति अतिवरित लाभांश माइनस निगम कर माइनस सामाजिक सुरक्षा अंशदान प्लस सरकारी हस्तांतर भुगतान प्लस व्यापारिक हस्तांतर भुगतान होता है। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं तथा उनके बीच संबंध। कहता राष्ट्रीय आय की मूलतः दो अवधारणाएं, पहला घरेलू उत्पाद डोमेस्टिक प्रोडक्ट एवं दूसरा है राष्ट्रीय उत्पाद नेशनल प्रोडक्ट। कहता घरेलू उत्पाद किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को घरेलू उत्पाद कहते हैं। घरेलू उत्पाद बराबर होता है दोस्तों घरेलू आय में निवासियों का हिस्सा प्लस घरेलू आय में गैर निवासियों का हिस्सा। गैर घरेलू आय में गैर माइनस निवासियों का हिस्सा। राष्ट्रीय उत्पाद दोस्तों कहता है किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर निवासियों द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू आय राष्ट्रीय उत्पाद होता है घरेलू आय माइनस शेष विश्व के भुगतान की गई साधन आय प्लस शेष विश्व के प्राप्त की गई साधन आय या घरेलू आय माइनस शेष विश्व में निवल प्राप्ति। कहता राष्ट्रीय आय की कुछ प्रचलित अवधारणाएं इस प्रकार है। कहता सकल घरेलू उत्पाद, कहता ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के उत्पाद। कहता जीडीपी में होने वाली वार्षिक प्रतिवर्ष परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है। इसके आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, लेकिन इससे उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता का पता नहीं चलता है। तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण इसी के आधार पर किया जाता है। कहता साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एफसी किसी वस्तु का सेवा के उत्पाद में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। कहता बाजार मूल्य वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा खरीदते समय किसी विक्रेता को सौंपा जाता है। बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार द्वारा दी गई अनुदान को साधन लागत से घटा दिया जाता है। कहता है दोस्तों जीडीपी एफसी बराबर जीडीपी एमपी उत्पाद कर माइनस उत्पाद कर प्लस अनुदान होता है दोस्तों। कहता है शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी किसी अर्थव्यवस्था का वह सकल घरेलू उत्पाद है जिसमें एक वर्ष में
हुए मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन को घटाकर प्राप्त होता है। एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। कहता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, कहता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। किसी अर्थव्यवस्था में जीएनपी उस आय को कहते हैं जो जीडीपी में विदेशों में होने वाली आय को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष की अवधि में एक देश के समान नागरिकों द्वारा देश की घरेलू घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं फाइनल गुड्स और सेवाओं को सकल मूल्य से है। कहता है यदि एक्स विदेशियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय व एम विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय हो तो जीएनपी बराबर हो जाता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। शुद्ध घरेलू उत्पाद कहता है नेट नेशनल प्रोडक्ट्स माइनस एनएनपी। किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में विदेश से आय को जोड़कर और मूल्यह्रास को घटाकर जो आय बचती है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। एनएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस विदेशों में आय माइनस मूल्यह्रास। एनएनपी बराबर हो जाएगा जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। एनएनपी को देश की संख्या से भाग देकर भागफल द्वारा प्रति व्यक्ति आय को दर्शाया जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं, कहता है एनएनपी किसी अर्थव्यवस्था की आय को दर्शाने की सबसे बेहतर अवधारणा है क्योंकि यह उसकी मात्रा, गुणवत्ता, मूल्यह्रास और बाह्य शक्ति को स्पष्ट करती है। दोस्तों एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय किसी देश, राज्य, नगर या अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। इसका अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की आय के जोड़ों को उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में विभाजित करके लगाया जाता है। कहता है दोस्तों धारणीय विकास, सुटेबल डेवलपमेंट। धारणीय विकास की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रैटलैंड ने 1987 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। इस शब्द का पहली बार प्रयोग IUCN ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। तथा 1987 ईस्वी में WCED ने आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में इस शब्द की परिभाषा दी। इस रिपोर्ट के अनुसार धारणीय अथवा अस्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान समय में इस प्रकार प्रयोग करना जिसमें आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन स्थापित हो सके। इसे ही धारणीय या अस्थायी या निवारणीय या निरंतर विकास कहते हैं। वर्तमान में धारणीय विकास एक वैश्विक दृष्टिकोण बन गया है। 1992 ईस्वी के पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा पत्र में धारणीय विकास के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त गया है। तथा वर्ष 2002 के जोहान्सबर्ग सम्मेलन का मूल मुद्दा सतत विकास ही था। दोस्तों भारत की आर्थिक सुधार, तथा वर्ष 1990 में आए आर्थिक संकट के बाद भारत सरकार ने कई आर्थिक सुधार कार्यक्रम किए जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों के लिए 3 प्रक्रियाएं अपनाई गई। पहला है दोस्तों उदारीकरण, दूसरा निजीकरण तथा तीसरा वैश्वीकरण LPG। इसके द्वारा व्यापार एवं उद्योग को सरकारी नियंत्रण से आजादी मिली और निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ी तथा वैश्विक स्तर पर आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ी। दोस्तों भारत में आर्थिक आयोजन एवं पंचवर्षीय योजना, तथा आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम
उपयोग किया जाता है। भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य आर्थिक संवर्धन, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीब का निवारण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि। भारत में आर्थिक नियोजन आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान टू इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। 1944 ईस्वी में बंबई के 8 उद्योगपति ने बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आर्देशियर दलाल हो। 1945 ईस्वी में श्री M.N. राय ने जन योजना पीपुल्स प्लान बनाई। 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। स्वतंत्रता पश्चात 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन एक गैर संविधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुई दोस्तों। कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। कहता यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल HD मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास की प्रारंभिक प्रक्रिया आरंभ करना था। कहता इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता देना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहता प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल रही थी तथा इससे लक्ष्य 2.1% में से आगे 3.6 विकास दर को हासिल किया। कहता है इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई, जैसे भाखड़ नागल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि। कहता द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 ईस्वी में हुआ। कहता यह योजना पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना का लक्ष्य 4.5 से कम 4.1 विकास दर को हासिल किया। कहता इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसमें अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने आदि इसी दौरान स्थापित किए गए। तृतीय पंचवर्षीय योजना कहता है 1961 से 66 ईस्वी तक दोस्तों। कहता इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। कहता इस योजना में कृषि उद्योग दोनों प्राथमिकता दी गई। यह योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही। असफलता के मुख्य कारणों में भारत चीन युद्ध एवं भारत पाक युद्ध रहे दोस्तों। योजना अवकाश 1966 से 69। कहता इस अवधि में तीन वार्षिक योजना तैयार की गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि रही। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 ईस्वी तक दोस्तों। कहता ये योजना के मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। कहता दोस्तों इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विश्व रूप से लक्षित किया गया। कहता है दोस्तों योजना की विफलता का कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। कहता पश्चिम परियोजना 1974 से 78 ईस्वी तक। कहता इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। कहता इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। कहता यह योजना समानता सफल रही, परंतु गरीबी तथा बेरोजगारी में विशेष कमी नहीं हो सकी। कहता जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 ईस्वी में ही समाप्त करने का निर्णय दिया गया।
कहता छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 ईस्वी तक। कहता यह योजना रोलिंग प्लान 1968 से 83 ईस्वी जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके की गई दोस्तों। कहता यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि तथा पहली बार गरीबी उस उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। इस योजना के दौरान समवर्ती ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। कहता सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। कहता इसके प्रमुख उद्देश्यों में समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ावा तथा रोजगार के आर्थिक अवसर जुटाना एवं सामाजिक एवं आर्थिक समानताओं को प्रभावी रूप से कम करना रहा। कहता भोजन काम और उत्पाद का नारा इसी योजना में दिया गया था। इस योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कहता इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। कहता इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन विकास अर्थात रोजगार शिक्षा व जनसंख्या को दिया गया। अर्थात मानव विकास को सारे विकासों का सात तत्व माना गया। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी की शुरुआत हुई। इसी समय राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में भारत सरकार के मानव सरकार संसाधन मंत्रालय के तहत की गई। दोस्तों नौवीं पंचवर्षीय योजना, यहाँ से दोस्तों कल क्लास स्टार्ट करेंगे। नौवीं पंचवर्षीय योजना अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप टेलीग्राम में जुड़कर वहां पीडीएफ ले सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों यूपी कांस्टेबल के लिए। दोस्तों ये भारतीय अर्थव्यवस्था, दोस्तों इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पार्ट 2 है दोस्तों। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं, थ्योरी क्लास है दोस्तों। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह का वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुंचे दोस्तों। आइए नौवीं पंचवर्षीय 8वीं पंचवर्षीय, इसके पहले हो गया था दोस्तों। आज नौवीं पंचवर्षीय योजना से स्टार्ट करना है। कहता दोस्तों नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। दोस्तों कहता नौवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिक न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। दोस्तों आगे देखते हैं। कहता है दोस्तों कि इस योजना में जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर 6.5 रखा गया, किंतु उपलब्धियां मात्र 5.4% वार्षिक रही है। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी के जिम्मेदार माना गया है। दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चला दोस्तों। 10वीं पंचवर्षीय 2002 से 2007 तक चला है। कहता है दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना प्रस्तावित किया गया। कहता इस योजना के अंत तक साक्षरता 75%, शिशु मृत्यु दर 45 प्रति हजार या इससे कम तथा वंशाच्छादन 25% करने का लक्ष्य रखा गया। दोस्तों कहता यह योजना अब तक की सफलतम योजना रही। इसे में जीडीपी के वार्षिक वृद्धि का अनुमान 8% तथा जबकि प्राप्ति 7.5% रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 दोस्तों रही है। कहता इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य
तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। 11वीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की औसत समृद्धि वृद्धि दर 8.3 रही। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं योजना में रही है दोस्तों। कहता है 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था दोस्तों। आगे देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका योजना तो 2012 से 2017 तक। कहता है इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास है। इसके प्रमुख लक्षणों में कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1% तक लाने, योजना के अंत तक सभी गांवों में विद्युतीकरण, शिशु मृत्यु दर को 25 तथा मातृ मृत्यु दर को 1 प्रति हजार जीवित जन्म तक लाना और 0.6 वर्ष के आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात को 950 करने का लक्ष्य रखा गया था दोस्तों 5वीं परियोजना के तहत। आगे देखते हैं नीति आयोग। नीति आयोग दोस्तों कहता है 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव को तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI का कहा जाता तो अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तथा वर्तमान में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करने वाला यह आयोग केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण का कार्य करेगी। तथा यह आयोग पंचवर्षीय योजना के स्वरूप के संबंध में भी सरकार को सलाह देगा दोस्तों। तथा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दोस्तों। तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक HDI का प्रतिपादन किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 3 मापदंड आते हैं दोस्तों। वे निम्न प्रकार है। पहला है दोस्तों जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है मानव गरीबी सूचकांक। मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास के रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई थी। बाद में वर्ष 2010 में मानव विकास रिपोर्ट में इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा स्थापित कर दिया गया। जीवन की भौतिकी गुणवत्ता सूचकांक को मॉरिशस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आगे देखते हैं तो उद्योग एवं औद्योगिक नीति। कहता आजादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। कहता भारत में औद्योगिक नीति पुनः सन 1956 ईस्वी में लाई गई, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रों का विस्तार, सहकारी क्षेत्र का विकास तथा निजी एकाधिकारों पर नियंत्रण ऐसे उद्देश्य शामिल किए गए। कहता है सन 1973 ईस्वी में दत्त समिति की सिफारिशों के आधार पर संयुक्त क्षेत्र का गठन किया गया। तथा नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 ईस्वी को की गई दोस्तों। इसमें व्यापार स्तर पर उदारवादी कदमों की घोषणा की गई। तथा नई औद्योगिक नीति में निजीकरण एवं उदारीकरण प्रमुख है। नवरत्न का दर्जा केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा किया जाता है। कहता है तो सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखाने राउरकेला दोस्तों उड़ीसा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था, जो 1959 ईस्वी में उत्पादन शुरू हुआ दोस्तों। भिलाई छत्तीसगढ़ में दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रूस की सहायता से स्थापित किया गया 1959 ईस्वी में उत्पादन शुरू हुआ दोस्तों। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। 1962 ईस्वी में उत्पादन शुरू हुआ दोस्तों। बोकारो झारखंड में राज्य में कहता है एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र, इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रूस की सहायता से स्थापित किया गया। 1973 ईस्वी में उत्पादन आरंभ हुआ दोस्तों। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में दोस्तों यह चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2256 करोड़ की लागत से रूस की सहायता से स्थापित किया गया।
महावती कर्नाटक में दोस्तों चौथा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत किया गया दोस्तों। मिनी रत्न, नवरत्न एवं महारत्न। मिनी रत्न दोस्तों तथा भारत सरकार ने मिनी रत्न कंपनी की शुरुआत 1987 ईस्वी में की। मिनी रत्न कंपनियों की संख्या 74 है। सरकार ने नवरत्न के अलावा मुनाफा कमा रहे अन्य उद्यमों को दोस्तों प्रोत्साहन देने के लिए कुछ शर्तों के साथ इन्हें वित्तीय संचालन एवं प्रबंधन संबंधी स्वायत्त प्रदान की है। आमतौर पर इन्हें दो श्रेणियों, श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में रखा गया दोस्तों। दूसरा महारत्न एवं नवरत्न एवं महारत्न में दोस्तों कहता नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां 1000 करोड़ तक के निवेश प्रस्तावों पर केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना ही निर्णय ले सकती है। दोस्तों महारत्न कंपनियों को 5000 करोड़ तक के निवेश प्रस्तावों के लिए यह स्वागत प्राप्त है। वर्तमान में भारत में कुल 11 महारत्न और 13 नवरत्न कंपनियां अक्टूबर 2021 तक हो गई है दोस्तों। कहता भारत में महारत्न कंपनियां इस प्रकार हैं दोस्तों। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये दोस्तों स्थापित 1964 में हुआ। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोस्तों इसकी स्थापना 1952 में हुआ है। कोल इंडिया लिमिटेड दोस्तों इसकी स्थापना 1975 में हुआ है। गेल इंडिया लिमिटेड दोस्तों इसकी स्थापना 1984 में हुआ है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोस्तों इसकी स्थापना 1974 में हुआ दोस्तों। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों 19। जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों यूपी कांस्टेबल के लिए दोस्तों। यूपी कांस्टेबल का भारतीय अर्थव्यवस्था दोस्तों चल रहा था। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह का वीडियो लेकर आऊँ दोस्तों तो सबसे पहले आप पर पहुंचे। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया दोस्तों, टेलीग्राम में जुड़कर पीडीएफ भी ले सकते हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट 3 है दोस्तों। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। भारत की जनगणना 2011 से कहता है दोस्तों भारत की जनगणना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार देश की जनगणना भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। और दोस्तों कहता है 2011 ईस्वी की 2011 ईस्वी को जनगणना यानी 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना की शुरुआत पंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 ईस्वी में हुई है। कहता दोस्तों कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ है दोस्तों। आगे देखते दोस्तों कहता है भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी दोस्तों। कहता है जनगणना 2011 ईस्वी के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया जा रहा है, जिसमें देश के सभी नागरिकों के कुल 15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष एवं उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिकों को बायोमेट्रिक आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं दोस्तों। कहता कुछ प्रमुख परिभाषा है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। कहता है कि सम इंपोर्टेंट डिफिनेशंस जनसंख्या का घनत्व दोस्तों। कहता है जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किमी मतलब किलोमीटर निवासित औसत जनसंख्या से दोस्तों। जनसंख्या घनत्व बराबर होता है
कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। लिंगानुपात दोस्तों कहता है सेक्स रेशियो प्रति 1000 पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। जनसंख्या घनत्व होता है दोस्तों स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुने 1000। शिशु लिंगानुपात दोस्तों 0 से 6 वर्ष के लिए। दोस्तों जनसंख्या जनसंख्या में 0 से 6 आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात CSR कहा जाता है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक के लिए होता है दोस्तों। बालिकाओं की संख्या बटे बालकों की संख्या गुने 1000 होता है दोस्तों, ये भी 0 से 6 वर्ष के लिए। साक्षरता दर दोस्तों 7 वर्षों और उससे अधिक आयु को जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता है और उसे लिखा या पढ़ सकता हो साक्षर कहलाता है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुछ जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। साक्षरता दर दोस्तों होता है साक्षरों की संख्या बटे 7+ वायु वाली जनसंख्या गुने 100। दशकीय वृद्धि दर दोस्तों कहता है यह बच्चों 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है दोस्तों। दशकीय वृद्धि दर कहलाता है। कहता है दोस्तों दशकीय वृद्धि दर बराबर होता है वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटे पूर्व संख्या गुने 100। शिशु मृत्यु दर दोस्तों कहता है शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या होती है दोस्तों। में संख्या को दर्शाती है और कहता है दोस्तों यानी मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या होती है। कहता है दोस्तों 2000 जनगणना 2011 जनगणना से संबंधित प्रमुख आंकड़े। कहता 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या इतना में है जिसमें इतना दोस्तों पुरुष 54%, 51.47 पुरुष एवं इतना दोस्तों 4853 दोस्तों महिलाएं हैं। कहता है 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है दोस्तों। कहता है जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.97 से घटकर 1.64% हो जा गई है। कहता है जबकि दशकीय वृद्धि दर 21.5% से घटकर 17.4% हो गई दोस्तों। कहता है नागालैंड की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक है जो -0.6 रही है। कहता है जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। लिंगानुपात दोस्तों 933 से बढ़कर 943 हो गया है। कहता शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 927 घटकर 918 हो गया है। जनसंख्या में साक्षरता लोगों की जनसंख्या 64.84% से बढ़कर 73% हो गई है। पुरुष साक्षरता 75.2% से बढ़कर 80.9% एवं महिला साक्षरता 53.67% से बढ़कर 64.6% हो गया दोस्तों। तथा शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश 75.1% है दोस्तों। तथा ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश 60.4% है। तथा ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 93% है दोस्तों। तथा देश में अब तक पूर्ण साक्षरता घोषित किया गया एकमात्र राज्य केरल है। तथा जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति एससी के व्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड़ है जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है दोस्तों। 2001 में यह 16.2% थी। कथा 2011 में अनुसूचित जातियों का लिंग अनुपात 945 है। 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति एसटी के व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ है जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। 2001 में यह दोस्तों 8.2
परसेंट थी। कहता है 2011 के अनुसूचित जनजाति एसटी का लिंगानुपात 990 है। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या जनगणना दोस्तों 31.2%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8%, 68.8% है। उल्लेखनीय है कि 2001 में नगरीय जनसंख्या 2.7 मतलब 27.8% तथा ग्रामीण जनसंख्या 72.2% है दोस्तों। कहता है राज्यों में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। कहता भारत के जनाकीय इतिहास में 1921 ईस्वी को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है। 1911-21 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक 0.3 हो गई थी। इसलिए वर्ष 1921 ईस्वी को विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। जनसंख्या कहते हैं दोस्तों भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य घटते क्रम में दोस्तों। पहला है उत्तर प्रदेश 16.51%, और दोस्तों महाराष्ट्र 9.28%, उसके बाद दोस्तों बिहार 8.6%, और पश्चिम बंगाल दोस्तों 7.54%, और आंध्र प्रदेश दोस्तों 6.99%। कहता भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में। तो दोस्तों सबसे ज्यादा है दोस्तों भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 बढ़ते क्रम में सिक्किम है दोस्तों 0.05%, मिजोरम है दोस्तों 0.09%, अरुणाचल प्रदेश है 0.11%, गोवा है दोस्तों 0.12%, नागालैंड है दोस्तों 0.16%। दशकीय वृद्धि दोस्तों, ये सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य घटते क्रम में है दोस्तों। पहला मेघालय 27.9%, उसके अरुणाचल प्रदेश दोस्तों 26%, बिहार दोस्तों 25.4%, जम्मू कश्मीर दोस्तों 23.6%, मिजोरम दोस्तों 23.5% है। कहते हैं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में है। पहला है दोस्तों नागालैंड 0.6% है दोस्तों, केरल है 4.9%, उसके बाद गोवा 8.2%, आंध्र प्रदेश है दोस्तों 11%, और दोस्तों सिक्किम है 12.9%। तथा जनसंख्या घनत्व दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य है वह घटते क्रम में। पहला है दोस्तों बिहार जो 1106 है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में वो 1028 है, केरल में 860 है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश में 829, और दोस्तों हरियाणा में 573। कहते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों 17, मिजोरम दोस्तों 52, सिक्किम दोस्तों 86, मणिपुर दोस्तों 115, और नागालैंड 119। लिंगानुपात कहता है सर्वाधिक लिंगानुपात 5 राज्य घटते क्रम में दोस्तों केरल 284, तमिलनाडु 996, और आंध्र प्रदेश दोस्तों 993, और मणिपुर 992, छत्तीसगढ़ 991 दोस्तों। कहता न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में। पहला दोस्तों हरियाणा 879, उसके बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर दोस्तों 889, सिक्किम दोस्तों 890, पंजाब दोस्तों 895, और उत्तर प्रदेश 912। कहता सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य घटते क्रम में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश 972, मिजोरम दोस्तों 970, मेघालय 970, छत्तीसगढ़ दोस्तों 969, और केरल 964। कहता न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में है। पहला दोस्तों हरियाणा 834, पंजाब दोस्तों 846, जम्मू कश्मीर दोस्तों 862, राजस्थान दोस्तों 888, और गुजरात दोस्तों 890 है। साक्षरता दोस्तों कहता है सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में है। कहता है केरल 94%, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में है। तो केरल 94% दोस्तों, मिजोरम 51.3%, और गोवा दोस्तों 88.7%, त्रिपुरा दोस्तों 87.2%, हिमाचल प्रदेश तो 82.8% है। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले
पांच राज्य बढ़ते क्रम में है। पहला है बिहार 61.8%, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 65.4%, राजस्थान दोस्तों 66.1% और झारखंड दोस्तों 66.4%, आंध्र प्रदेश तेलंगाना सहित दोस्तों 67% है। कहते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले पांच राज्य घटते क्रम में दोस्तों केरल दोस्तों 96%, मिजोरम दोस्तों 93.3%, गोवा दोस्तों 92.6% और त्रिपुरा 91.5%, हिमाचल प्रदेश 89.5%। तथा न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले पांच राज्य बढ़ते क्रम में है। तो बिहार 71.2% और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश 72.6%, आंध्र प्रदेश दोस्तों 74.9%, मेघालय दोस्तों 76% और झारखंड 76.8% है। तथा ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले पांच राज्य घटते क्रम में दोस्तों पहला हिमाचल प्रदेश 90% है और बिहार है दोस्तों 88.7%, असम है दोस्तों 85.9%, उड़ीसा है दोस्तों 83.3%, मेघालय है दोस्तों 79.9%। कहता न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले पांच राज्य बढ़ते क्रम में है दोस्तों पहला है गोवा 62.2% और मिजोरम है दोस्तों 52.1%, तमिलनाडु है दोस्तों 48.4%, केरल है दोस्तों 47.47%, केरल है 47.7%, महाराष्ट्र दोस्तों 85.2%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले पांच राज्य घटते क्रम में है। पहला दोस्तों महाराष्ट्र दो इतना है दोस्तों 5 लाख दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख दोस्तों। उत्तर प्रदेश में है दोस्तों और तमिलनाडु में इतना है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इतना है और आंध्र प्रदेश में इतना है। कहता है दोस्तों न्यूनतम न्यूनतम जनसंख्या वाले पांच राज्य बढ़ते क्रम में दोस्तों सिक्किम में इतना है और अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोरम और मेघालय में दोस्तों। आइए देखते हैं आगे। कहता है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित राज्य है दोस्तों अंडमान निकोबार। कहता है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित राज्य है लक्षद्वीप। कहता है सर्वाधिक जनसंख्या वाले तीन केंद्र शासित राज्य है दोस्तों दिल्ली पांडुचेरी और चंडीगढ़। कहता है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य पांडुचेरी 1037। कहता है न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य दमन और दीव 618। कहता है 0 से 6 आयु वर्ग का केंद्र शासित राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 968। कहता है 0 से 6 आयु वर्ग के केंद्र शासित राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात दोस्तों दिल्ली है दोस्तों 871। कहता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले तीन केंद्र शासित राज्य है दोस्तों। पहला है दिल्ली जो 11,320 है, चंडीगढ़ है दोस्तों, पांडुचेरी है जो 2547 है। अनुसूचित जाति जनजाति सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या प्रतिशत वाले पांच राज्य घटते क्रम में है दोस्तों। देख लेते हैं। पहला है दोस्तों पंजाब 31.9%, हिमाचल प्रदेश है दो 25.2%, पश्चिम बंगाल है 23.5%, उत्तर प्रदेश है दोस्तों 20.7%, हरियाणा है दोस्तों 20.2%। कथा दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाले पांच राज्य घटते क्रम में उत्तर प्रदेश जो कि इतना है, पश्चिम बंगाल में इतना है दोस्तों, बिहार में इतना है, तमिलनाडु इतना और आंध्र प्रदेश में इतना है दोस्तों। आगे देखते हैं। नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति एससी निवास नहीं करते। कहते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसटी जनसंख्या वाले पांच राज्य घटते क्रम में दोस्तों तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान गुजरात है दोस्तों। कहता है नोट झारखंड में अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या के मामले में छठे स्थान पर है। इसकी एसटी जनसंख्या इतना है दोस्तों। कहता है सर्वाधिक अनुसूचित जाति दोस्तों एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले पांच राज्य हैं। घटते क्रम में है दोस्तों। पहला है नागालैंड 94.4% और दोस्तों नागालैंड 86.5%, मेघालय दोस्तों 86.1%,
अरुणाचल प्रदेश है 68.8%, मणिपुर है दोस्तों 35.1%। कहता एसटी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में झारखंड 26.2%, 11वें स्थान पर है। नोट कहता हरियाणा और पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति एसटी निवास नहीं करता है। दोस्तों इस तरह दोस्तों सभी को जय श्री राम। आगे देखते हैं दोस्तों, इस तरह दोस्तों पूरा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों समाप्त होता है थ्योरी क्लास। कल इस पर आधारित दोस्तों प्रश्न आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये दोस्तों चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है दोस्तों, आप लोग ये उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ से प्रश्न और उत्तर दोस्तों यहाँ से कल क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट 1 में दोस्तों प्रश्न और उत्तर करने वाले हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं मेरे तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो लेकर आओ तो सबसे पहले आप पर पहुंचे दोस्तों। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, आप टेलीग्राम में जुड़कर पीडीएफ भी ले सकते हैं दोस्तों। आइए, प्रश्न संख्या ये है राज्य व्यवस्था का दोस्तों। इसे जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से दिखे। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है। तो चकबंदी से अभिप्राय है इसका होता है भूमि का एकीकरण। चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है, तो इसका होता है भूमि का एकीकरण। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दो कहता है कि भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है। तो ये दूसरे मॉडल का दोस्तों कनाडा से चुना है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार क्या है। तो 2000 रुपये का नोट का आकार 66 mm इंटू 166 mm है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 ईस्वी में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932 से 35 के दौरान हटा दिया गया था। तो वह हटाया गया था दोस्तों कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में से सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प कौन सा सही है पूछ रहा है दोस्तों। तो कह रहा है अपदान के कारकों को व्यावसायिक उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान है। तो ये गलत है। कहता है देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण है। तो ये सही है दोस्तों। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है। तो ये दोस्तों 2 बार बंद हुई है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन यूपीडीए और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है। तो इसका पूर्ण रूप है उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी उन्मूलन और भारतीय सुधार अधिनियम 1950। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कहता है महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण
कार्यक्रमों का हिस्सा बनाने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है। तो गलत कौन है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो सही है। कहता है आयुष्मान भारत योजना, ये गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहता है भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुई? तो यह हुआ है 8 नवंबर 2016 को। ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 10। कहता है नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी? नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों ये 17,165 मिलियन थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 11। 11 कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? तो ये लागू किया है दोस्तों सबसे पहले फ्रांस। ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 12। कहता है निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर पदाधिकारी है? तो उच्चतर पदाधिकारी है राजस्व सचिव। ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 13। कहता है जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो ये कोड किया जाता है HSN कोड के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 14। कहता है राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? तो सदस्य है इनकी दोस्तों 7। ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 15। 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो ये है इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 16। कहता है किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है अमर्त्य सेन ने। ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 17। 17 कहता है एक मिनट दोस्तों। 17 कहता है दोस्तों कि वर्गीज कुरियन को खालिस्तान वर्गीज कुरियन को खालिस्तान द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ANDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यह लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा वर्गीज कुरियन को लाल बहादुर शास्त्री द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। 18 कहता है कि जो एसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य को शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था चुंगी। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 कहता है खालिस्तान योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खाते में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई। तो ये दिया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 20।
20 कहता है भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादों में पहले स्थान और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो किसके बाद दोस्तों? तो ये फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। आइए क्वेश्चन नंबर 21। कहता वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो यह किया गया था 2016 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 22। कहता निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआर ए का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। ऑप्शन हो जाएगा सी। कहता है योगक्षेम योगक्षेमा वहां किसका आदर्श वाक्य है? तो ये आदर्श वाक्य है LIC ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम का। ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 24। कहता माल और सेवाएं कर पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? तो ये किया था असम। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25। कहता मुरादाबाद खाली स्थान के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और किसके कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया? तो ये है पीतल के कार्य हेतु। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 कहता है पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है? तो ये है केरल में। ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 27। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो ये किया है विक्रम साराभाई। ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 28। कहता भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1935। ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन 29, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। कहता है 29 कहता है कि ग्रामीण आवास निधि को किस वर्ष में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके? ये दोस्तों 2008-9 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 30। कहता केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? तो ये किया था 12 अप्रैल 2017 को। ऑप्शन हो गया डी। ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश की गई थी। तो ये किया गया था विजय केलकर टास्क फोर्स की। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। इस तरह दोस्तों टोटल ये 21 क्वेश्चन का था राज्य व्यवस्था में क्वेश्चन, ये खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग आंसर शीट मिला लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, टेलीग्राम में जुड़कर पीडीएफ भी ले सकते हैं। जय हिंद।